गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी हौसले के साथ हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। आइए, आज का जो सेशन है न्यूटन के गति विषयक नियम, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, आज हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिक्स में हम गति के जो नियम पढ़ते हैं, चूंकि उसको न्यूटन साहब ने दिया था, इसलिए हम उसको न्यूटन के गति विषयक नियम बोलते हैं। ठीक है। न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वह 3 होता है। ठीक है। न्यूटन का जो गति विषयक नियम है 3 होता है। उसका कोई नाम नहीं है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यह है कि पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टेबल है। ठीक है। ये एक टेबल है। टेबल पे कोई पिंड रखा है। ठीक है। विराम अवस्था में पिंड ए है। अब इस पिंड की ये टेंडेंसी है, ठीक है, इस पिंड की ये टेंडेंसी है कि यह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है। जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल या ऊपर से या लेफ्ट से या राइट से कार्य न करे, ठीक है, तब तक ये विराम अवस्था में रहेगी। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, इसी को हम ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी यही बोलता है, दोनों सेम ही चीज है, कि प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था पे बनी रहना चाहती है। अगर कोई घूम रहा है गोल गोल तो वो चाहता है कि मैं घूमता ही रहूं जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। या कोई विराम अवस्था में है तो वो चाहता है कि मैं विराम अवस्था में ही रहूं जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है। अब इसी में फोर्स का डेफिनेशन भी आ जाता है। ठीक है। अभी हमने बताया कि जब किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु तब तक अपने प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है। मतलब किसी वस्तु पर बल लगेगा तभी उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। इससे क्या निकल के आता है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। तो इससे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से हमने एक तो नियम तो पढ़ा ही पढ़ा, उसके साथ ही साथ 2 चीजें और भी पढ़ ली। 2 चीजें क्या? पहला जड़त्व का नियम और दूसरा बल की परिभाषा। ठीक है। ये हमारा पहला नियम था। ठीक है। आइए दूसरा नियम में हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा पहले नियम में कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तभी उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब चूंकि वेग में परिवर्तन होता है, बल लगाया और उसके वेग में परिवर्तन हुआ, तो जहां वेग में परिवर्तन होता है वहां पे त्वरण आ जाता है। ठीक है। वेग में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वहां पे त्वरण आ गया। ठीक है। तो प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध हुआ है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें त्वरण, बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और वो त्वरण दोनों का गुणनफल बल के बराबर होता है। ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल
उस वस्तु के द्रव्यमान और बल से उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। F इक्वल टू एम इंटू एल, जहां F इक्वल टू एफ क्या हो गया, बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, ए त्वरण हो गया। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किसी वस्तु पर, सेकेंड नियम में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक है। और ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी हमारा एकदम सही है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। जैसे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv/t। ठीक है। mv क्या हो गया, संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग बोलते हैं। तो m इंटू v/t। ठीक है। अब m को हटा दिए, v/t कर लीजिए, तो v/t इक्वल टू होता है a। ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो ये हो गया m इंटू ए, तो f समानुपाती m इंटू ए भी। ठीक है, हो गया। मतलब इससे भी यही चीज निकल के आया, और पहला वाला हमने जो बताया उससे भी वही चीज निकल के आया। दोनों चीज ठीक सेम ही है। जो आपको आसान लगे उस जैसे आप समझ सकते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आइए तीसरा नियम देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट, जेट इंजन, एयर बैलून। ठीक है। इसमें सबसे साधारण एयर बैलून का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो मोस्टली घर में हम लोग देखते भी हैं बच्चे जब खेलते हैं तो। जैसे कि मान लीजिए कोई बैलून है, ठीक है, उसमें हवा भर दीजिए, उसके मुंह को बांधिए मत, उसमें बस पकड़े रहिए, हवा भरते जाइए और उसके मुंह को पकड़े रहिए। ठीक है। ऐसे करके उसको अचानक उसको छोड़ दीजिए, आप देखेंगे जो बैलून है एक साइड भागना शुरू कर देगा। अचानक एक साइड बहुत तेजी से भागेगा। अब उसमें आपने कभी सोचा है कि वो पीछे के साइड में अचानक क्यों भागता है? अगर बैलून ऐसा है तो बैलून ऐसे भागेगा। ठीक है। हमने बैलून के मुंह को ऐसे पकड़ा है और जो छोड़ा तो बैलून ऐसे भागना शुरू होगा। तो क्या आपने सोचा है कि बैलून पीछे के साइड में अचानक क्यों भागता है? वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण पीछे के साइड भागता है। अब उसमें क्या होता है कि हमने फोर्स लगा करके हवा को भरा है। ठीक है। जब हम उसके मुंह को छोड़ते हैं तो हवा क्या है, तेजी से बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करता है या निकलता है। ठीक है। हवा जितनी तेजी से बाहर निकलता है ठीक उतनी ही तेजी से जो बैलून है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करता है। ठीक है। मतलब हवा का जो जिस बल से बाहर निकल रहा है वो उतना ही बल ठीक वो उस बैलून पे भी लग रहा है, जिसके कारण बैलून भाग रहा है। ठीक यही नियम रॉकेट में भी काम करता है। ठीक है। ठीक यही नियम रॉकेट में भी काम करता है, जेट इंजन में भी काम करता है। ठीक है। उसी नियम से रॉकेट स्पेस में जाता है, उसी नियम से हम जेट इंजन को भी चलाते हैं। ठीक है। पीछे हम फ्यूल भर देते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, और वो जब फ्यूल बर्न होता है तो तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, और जितनी तेजी से वो बाहर की तरफ निकलता है वो आगे वाले पार्ट को उसको वो ऊपर ले जाता है। ठीक है। तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट इसी में एक चीज आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का निकाय कार्य करता है तो उसका जो संयुक्त रूप से जो संवेग रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। दो या दो से अधिक वस्तुओं का निकाय का संयुक्त रूप से मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके दो पिंड हैं। ठीक है।
m1, ये एक पिंड है m2, ठीक है। ये एक दूसरे के साइड में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी u2, ठीक है। अब ये आपस में आए, आपस में एक दूसरे से टकराए और फिर वापस चले गए, ठीक है। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है। ये फिर वापस जाने लगे, ठीक है। और मान लीजिए टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो v1 v2 है, ठीक है, v1 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम ये हमें बतलाता है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का निकाय का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, ठीक है। देखिए इसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, ठीक है, टकराने से पहले इसका संवेग हमने निकाल ले गया, द्रव्यमान गुणे वेग m1 v1 हो गया, और द्रव्यमान गुणे वेग दूसरे का m2 v2 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो इसका जो संवेग है, ठीक है, टकराने के बाद जो संवेग है m1 v1 प्लस m2 v2, टकराने के बाद जो संवेग है दोनों का योग जो है वो बराबर होगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें हमने पढ़ाया, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़िए। आपका जो भी एम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, ठीक है, उस पे अपना पूरा कंसंट्रेशन फोकस कीजिए। हमारे तरफ से जितना होगा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसी के लिए हम आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।